नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी वंश। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कलचुरी वंश का एक छोटा सा परिचय बताने वाला हूं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कलचुरी के बारे में, जो कि बुकों में बहुत कम मिलता है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। कलचुरी ने छत्तीसगढ़ के अंदर 2 बार अटैक किया था और 2 बार यहाँ पे शासन करने का कोशिश किया था। एक बार 9वीं शताब्दी में और एक बार 11वीं शताब्दी में, लेकिन 11वीं शताब्दी को हम लोग को बुक में मिल जाता है, लेकिन 9वीं शताब्दी में भी यहाँ कलचुरियों का शासन रहा है। तो दोस्तों, इन्होंने 2 बार आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ में। एक बार शासन करके इन लोग चले गए थे, फिर से दोबारा कलिंग राज, कमल राज इन लोग आए थे, तो उन लोग दोबारा शासन कर रहे थे। एक बार 9वीं शताब्दी ईस्वी में शासन करके इन लोग 2-3 पीढ़ी तक शासन किए थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में आए थे, जो कि बुक में मिलता है। और दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि एक बार पहले और कब आक्रमण किए थे, कौन राजा आया था? त्रिपुरी से ही आए थे। तो चलिए दोस्तों, ये सभी को मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में किया हूँ। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरियों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, जितना कि किसी और वंश का महत्व नहीं है। दोस्तों, कलचुरियों को चंद्रवंशी भी अभिलेखों में कहा गया है। चंद्रवंशी किस वंश को कहा जाता है? तो कलचुरी वंश को चंद्रवंशी कहा जाता है। और कलचुरी वंश को सहस्त्रार्जुन का संतान माना जाता था। कलचुरी वंश जो था सहस्त्रार्जुन का संतान माना जाता था। कलचुरी जो थे वह 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के कई जगह में शासन किया। एक कलचुरियों का अनेक शाखा थी, जैसे महिष्मती एक शाखा थी। महिष्मती एक जगह है, वहाँ भी लोग एक शाखा वहाँ पर शासन किया था। उसके बाद आता है त्रिपुरी शाखा, इसके बाद सरयू पार और रतनपुर। इस प्रकार से भारत में कई जगह इन लोग शासन किए थे। दोस्तों, मैं बता दूं कि 248 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलाया था, मतलब आप लोग बोल सकते हो अपना एक कैलेंडर चलाया था। वह लगभग 1000 वर्ष तक चलन में रहा और उसको कलचुरी वंश के अलावा अन्य वंश के भी राजा यूज करते थे। इसके बाद आता है दोस्तों, इसको अभिलेखों में इन लोग को है वंश का एक शासक, है वंश का एक शाखा माना जाता है। कलचुरियों को है वंश का एक शाखा माना जाता है अभिलेखों में। दोस्तों, ताम्रपत्र में इनका अभिलेख मिलता है। सबसे प्राचीन अभिलेख, उसका डेट माना जाता है 580। ताम्रपत्र में इनका अभिलेख मिलता है, सबसे प्राचीन अभिलेख 580। ठीक है, आगे बढ़ूं। दोस्तों, कलचुरियों का कई अभिलेख जबलपुर मध्य प्रदेश से भी मिला है। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाया हूं, इस आस पार है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर है जबलपुर। जबलपुर में कई अभिलेख मिला है। त्रिपुरी के बगल में ही जबलपुर होता है। उन अभिलेखों का डेट माना जाता है 475 से 554 ईस्वी तक के ये अभिलेख हैं। मैं क्या बोला कि जबलपुर में इन कलचुरियों का अभिलेख मिला है और वहाँ के अभिलेखों का डेट माना जाता है 475 से 554 ईस्वी तक के काल का है वह अभिलेख। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये कलचुरी वंश जो थे ना, वो सबसे पहले उचाहरा नामक स्थान में शासन कर रहे थे। ठीक है, उचाहरा नाम के स्थान में उन लोग शासन कर रहे थे। उचाहरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार के आसपास है उचाहरा। मध्य प्रदेश में बघेलखंड के पठार के आसपास है उचाहरा, वहीं पे सबसे पहले शासन कर रहे थे। उसके बाद त्रिपुरी आए। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के बगल में है त्रिपुरी, वहीं पर आए। कहाँ से? उचाहरा से। पहले उचाहरा थे, इसके बाद त्रिपुरी आए। त्रिपुरी मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद एक शाखा दोस्तों दक्षिण कौशल में भी प्रवेश कर गया। मतलब दक्षिण कौशल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर तुमान को अपना राजधानी बनाया था। मैं आगे बताता हूं, देखिए। तो मैं दोस्तों सबसे पहले शुरू में बोला कि इन लोग 2 बार छत्तीसगढ़ में अटैक किए थे।
ठीक है, एक बार नहीं 2 बार शासन करने का कोशिश किए थे, लेकिन एक बार पराजित होकर भागना पड़ा था। लेकिन 2-3 पीढ़ी तक इन लोग शासन किए थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेकिन जब 11वीं शताब्दी में आए ना वापस से, ठीक है, उनका मतलब पूर्वज आया, तो लंबे समय तक कई साल तक चलता रहा। लेकिन 2-3 पीढ़ी तक इन लोग 9वीं शताब्दी में भी शासन किए थे। चलिए मैं बताता हूं, ये 9वीं शताब्दी के अंतिम में इनकी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुमान में आया था, और उस समय बाण वंश यहाँ चल रहा था। ठीक है, उस टाइम में यहाँ बाण वंश चल रहा था। बाण वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम यहाँ के शासक थे। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे कोकल्य देव प्रथम। ठीक है, त्रिपुरी के एक शासक थे कोकल्य देव प्रथम, उनका पुत्र था शंकरगढ़। ठीक है, उनका पुत्र कौन था? शंकरगढ़। मतलब शंकरगढ़ का दूसरा नाम था मुगतुंग कहा जाता था। तो उन्होंने पाली में आकर आक्रमण किया, जो कि बिलासपुर जिला में है। ठीक है, तो पाली में आक्रमण किया, वहां पर बाण वंश चल रहा था, और बाण वंश के शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य प्रथम थे। समझ गए? मैं एक बार और कोशिश करता हूं। 9वीं शताब्दी के अंतिम में, ठीक है, यहाँ के त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे कोकल्य देव प्रथम। ठीक, उनका पुत्र हुआ करता था एक ठो, उनका नाम था शंकरगढ़, या फिर उनका दूसरा नाम था मुगतुंग था, या फिर उनको क्या कहते थे? शंकरगढ़। तो उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तुमान राज्य में आक्रमण किया, और वहाँ पर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम शासन कर रहे थे, तो वहाँ को जीत लिया। कौन? मुगतुंग जीत लिया, मतलब शंकरगढ़ जीत लिया, जो कि त्रिपुरी के राजा था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने 2-3 पीढ़ी तक यहाँ पर शासन किया। जो शंकरगढ़ नाम का एक राजा थे, त्रिपुरी राजा, उन्होंने अपने छोटे भाई को यहाँ शासन करने दिया, वहाँ शासक बना दिया। लेकिन दोस्तों, उस जो छोटे भाई थे, उनका कोई नाम का वर्णन आज तक नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, 2-3 पीढ़ी शासन करने के बाद इन्होंने सोनपुर उड़ीसा, मतलब ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीस के इस साइड आसपास क्या है? उड़ीसा राज्य है। तो यहाँ पर है स्वर्णपुर, उस समय कहा जाता था, लेकिन अभी सोनपुर कहा जाता है। सोनपुर के शासकों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको पराजित कर दिया। इसके बाद दोस्तों अब देखिए, दूसरी बार इन लोग प्रयास करते हैं 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ये कोकल्य देव द्वितीय यहाँ के त्रिपुरी के शासक थे। ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, जबलपुर इस आसपास है। तो यहाँ पर त्रिपुरी में कोकल्य देव सेकेंड बोल रहा हूँ इस बार, कोकल्य देव द्वितीय शासन कर रहे थे 11वीं शताब्दी में। जबकि मैं बोला 9वीं शताब्दी में कोकल्य देव प्रथम का पुत्र कौन था? उसका नाम था शंकरगढ़। लेकिन अभी बोल रहा हूँ, याद करिएगा कि यहाँ पर त्रिपुरी में कौन शासन कर रहा था? तो कोकल्य देव द्वितीय, उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था कलिंगराज। तो कलिंगराज ने इस छत्तीसगढ़ में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं दक्षिण कौशल में, क्योंकि उस टाइम में यहाँ को दक्षिण कौशल ही कहा जाता था। तो कलिंगराज ने दक्षिण कौशल में आक्रमण किया और तुमान राज्य को फिर से जीत लिया। ठीक है, एक बार रिपीट करूं, 11वीं सदी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, त्रिपुरी के राजा कोकल्य देव सेकेंड, कोकल्य देव द्वितीय का पुत्र था कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज ने पाली क्षेत्र में, पाली प्रदेश में आक्रमण किया। यहाँ पर बिलासपुर में पड़ता है पाली। ठीक है, वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ को जीत लिया। ठीक है, और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर दिया 11वीं शताब्दी में। यह लगभग 1000 ईस्वी का बात है। 1000 ईस्वी के आसपास ये कलिंगराज ने यहाँ पर जीत लिया था। कलिंगराज के पूर्वजों ने जहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी तुमान, वहीं पे कलिंगराज भी अपना राजधानी बना लेता है। दोस्तों, कलिंगराज ने यहाँ पर शासन करते हुए अपने क्षेत्र को बढ़ाया और शत्रुओं को पराजित कर करके अपना क्षेत्र को
बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, इस एरिया को पूरा घेर लिया था, कलिंग राज का शासन चल रहा था। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं 1020 ईस्वी में 1000 में यह शासन गद्दा पर बैठा था, लेकिन 20 साल के बाद 1020 में इनका पुत्र कमल राज ने इस गद्दी पर बैठा, मतलब तुमान राज्य में शासन करने लगा। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का एक कलचुरी वंश का एक परिचय। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग कमल राज के बारे में और कुछ पढ़ेंगे और इस कलचुरी वंश के बारे में पूरा डिटेल करेंगे।